आज एक कहानी आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। ये कहानी एक जज की है, यानी इस कहानी का जो मेन किरदार है वो एक जज है। ये जज अदालत के एक कटघरे में खड़ा है। इसका नाम है उपेंद्रनाथ राजखोवा। जिसके हाथ में न्याय का तराजू हुआ करता था, आज वही जज खुद पर लगे हत्या के आरोपों का सामना कर रहा था। इस जज को सजाए मौत दी गई थी। उन्हें फांसी के फंदे पर भी लटका दिया गया था। लेकिन फिर भी मरते मरते भी उस जज ने कभी अपने जुबान से इस बात का खुलासा नहीं किया कि जो जुर्म उसने किया था उसकी वजह क्या थी। तो ये कहानी शुरू होती है 1970 से। असम में एक जिला पड़ता है डुबरी। इसी डुबरी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज उपेंद्रनाथ राजखोवा की तैनाती थी। जज थे तो सरकारी बंगला मिला हुआ था। अब यहां बता दें कि जज राजखोवा के परिवार में उनकी पत्नी थी और 3 बेटियां थी। 2 बेटियां जो छोटी थी वो गुवाहाटी में पढ़ाई कर रही थी। यहाँ आपको बता दें कि ये पूरा मामला 1970 का है और फरवरी में ही राजखोवा का रिटायरमेंट था। इसी रिटायरमेंट से कुछ 20-25 दिन पहले जज राजखोवा कहते हैं अपने माली और नौकर से कि उनके बेडरूम के साथ जो गार्डन है और वहां एक जो पेड़ है उसे उखाड़ दो। पेड़ को उखाड़ दिया जाता है। अब इस पेड़ को उखाड़ने से काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है। जज साहब कहते हैं कि भाई इस गड्ढे को रहने दो, इसमें कुछ और उगाएंगे, कुछ और लगाएंगे। इसके ठीक 2 दिन बाद एक बार फिर जज राजखोवा अपने नौकर और माली से कहते हैं कि उनके बाथरूम के सामने जो सर्वेंट क्वार्टर है वहां पर भी जो एक पेड़ दिखाई दे रहा है उसको भी कटवा दो, क्योंकि वहां पर भी एक नया पौधा लगाएंगे। अब उस पेड़ को भी काट दिया जाता है। एक बार फिर जज गड्ढे को भरने से मना कर देते हैं। इसके बाद सीधा 10 फरवरी आती है। अचानक जज साहब अपने तमाम नौकरों को छुट्टी दे देते हैं। कहते हैं कि आज पूजा हो रही है। अब इस दिन घर में सिर्फ जज साहब हैं, उनकी पत्नी है और बड़ी बेटी है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि उसी रात यानी कि 10 फरवरी की ही रात आखिरी बार 8:30 बजे जज, उनकी बीवी और उनकी बेटी को लोगों ने एक साथ देखा था। छुट्टी के बाद 11 फरवरी को सभी नौकर बंगले में दाखिल होते हैं। वो देखते हैं कि घर में ना तो मैडम है ना ही उनकी बिटिया है। नौकर के पूछने पर जज साहब बताते हैं कि अचानक कुछ जरूरी काम आ गया था और इसीलिए वो दोनों गुवाहाटी चले गए हैं। इसके साथ ही वो ये भी बताते हैं कि जज साहब खुद ही दोनों को बस स्टॉप तक छोड़ के आए थे। ड्राइवर सोचता है कि उसे कैसे नहीं बताया। खैर, उसे लगता है कि कुछ इमरजेंसी रही होगी तो जज साहब खुद ही छोड़ आए होंगे। अब ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अचानक नौकर की जो नजर है वो पड़ती है जज साहब पर, जो बाथरूम में अपने कपड़े धो रहे हैं। इन कपड़ों में पिलो कवर है, उनकी शर्ट है, पजामा है। तो नौकर पूछने लगता है कि अरे मालिक, आप क्यों धो रहे हैं, हम धो देते हैं। राजखोवा कहते हैं कि रहने दो, वैसे भी मैं रिटायर हो चुका हूं तो खुद ही धो लूंगा। अब नौकर बाहर निकलने पर एक और चीज देखता है जो उसे हैरत में डालती है कि नाली से लाल रंग का पानी आ रहा है। उसे लगा कि शायद पिलो कवर जो है वो लाल रंग का रहा होगा तो रंग उतर रहा होगा, तो यहाँ वो आगे कुछ भी ध्यान नहीं देता है। गार्डन में पहुंचने पर ध्यान देता है कि जो पेड़ हटाने के बाद गड्ढा हुआ था वो भरा हुआ है। जज साहब से पूछता है कि क्या कोई पौधा लगा दिया है क्या, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, पौधे तो अभी आएंगे, तब तक इस गड्ढे में कोई गिर ना जाए, इसलिए मैंने इसको भरवा दिया। कहानी आगे बढ़ती है और 14 फरवरी पर जाती है। जज साहब अपने साले साहब बराडा शर्मा, जो गुवाहाटी में रहते हैं और एक पुलिस अफसर हैं, उनसे कहते हैं कि मेरी दोनों छोटी बेटियों को घर वापस भेज दो, यानी डुबरी भेज दो, कुछ बहुत ही इमरजेंसी है। बेटियां लौटती हैं तो जज साहब उनसे कहते हैं कि उनकी माँ और बड़ी बहन कोकराझार चली गई हैं, कोई रिश्तेदार बीमार हो गया है उसको देखने के लिए। अब अगले 11 दिन तक जज साहब अपनी दोनों छोटी बेटियों के साथ रहते हैं। तारीख आ जाती है 26 फरवरी। नौकर बंगले में आते हैं। एक बार फिर जज साहब अकेले हैं, ना छोटी बेटियां हैं और बड़ी बेटियां और जज साहब की पत्नी तो अभी तक लौटी ही नहीं है। नौकरों के पूछने पर जज साहब बताते हैं कि कॉलेज से फोन आ गया था तो मैं रात में ही उन्हें बस स्टैंड छोड़कर आ गया। इसी के साथ नौकर की नजर पड़ती है दूसरे गड्ढे पर जो अब भर चुका होता है। जज साहब फिर वही जवाब रिपीट करते हैं कि मुझे लगा कि कोई गिरकर खुद को चोटिल ना कर ले तो इसीलिए ये गड्ढा भरवा दिया। नौकर मालिक की बात मान लेता है। तारीख आती है 15 अप्रैल। सरकारी बंगला खाली करके जज साहब निकल जाते हैं सिलीगुड़ी के लिए।
रास्ते में एक शख्स जॉय से मिलते हैं और कहते हैं कि भाई रिटायर हो गया हूं, कुछ प्लॉट या घर खरीदना चाहता हूं, और फिर वहां से एक होटल में चले जाते हैं और जाने से पहले किसी को भी ना बताने की बात जॉय से कह देते हैं। दूसरी तरफ जज के साले साहब बराड़ा शर्मा परेशान होने लगते हैं क्योंकि 3 महीने से ना ही उनकी अपनी बहन से बातचीत हो पा रही है, ना ही अपनी भांजियों से। बराड़ा शर्मा 2-3 बार डुबरी जाते हैं लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। ऐसे में मजबूरन बराड़ा शर्मा को लोकल पुलिस थाने जाना पड़ता है और वहां जाकर वो पूरी बात बताते हैं। पुलिस कहती है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज उपेंद्र नाथ के कुछ पुराने यार दोस्त होंगे, क्या पता वो जानते हों कि वो कहाँ गए हैं। तो बराड़ा पुलिस के साथ कोर्ट पहुंच जाते हैं। थोड़ी बातचीत शुरू होती है कि तभी कोर्ट में उन्हें मिलता है जॉय, जो उन्हें सीधा सिलीगुड़ी में जज साहब के पास ले जाता है। होटल पहुंचने पर बराड़ा जज साहब से पूछते हैं कि सब लोग कहाँ हैं। जज साहब कभी कुछ तो कभी कुछ जवाब देते हैं और थोड़ी देर में समझ जाते हैं कि अब वो टाइम आ गया है जब उन्हें सच बताना ही पड़ेगा। जज साहब कहते हैं कि मैं लिखकर ही बताऊंगा जो भी बताऊंगा। सब मान जाते हैं। जज साहब पेपर पर लिखना शुरू करते हैं। बताते हैं कि बीवी गिर गई थी, उनके सिर में चोट लग गई थी जिससे उनकी मौत हो गई। बड़ी बेटी अपनी मां की मौत से सदमे में आ गई तो उसने नींद की गोलियां खा ली और उसकी भी मौत हो गई है। जज साहब कहते हैं कि दोनों लाशों को मैंने ब्रह्मपुत्र नदी में बहा दिया। छोटी बेटियों का पूछने पर जज साहब बताते हैं कि दोनों जब घर आईं तो उन्हें भी मां और बड़ी बहन की मौत का सदमा लगा और उसी नदी में कूदकर दोनों ने भी आत्महत्या कर ली। जाहिर तौर पर पुलिस को इस बात पर विश्वास ही नहीं होता है। पुलिस कहती है कि चलिए पुलिस स्टेशन चलिए, तो कपड़े बदलने की बात कहकर जज साहब खुद पर चाकू से वार कर लेते हैं। उनका इलाज चलता है, समय बीतता है। जब ठीक हो जाते हैं तो एक बार फिर पूछताछ करने के लिए पुलिस उनके पास पहुंच जाती है। जज उपेंद्र नाथ पुलिस वालों को अपने साथ डुबरी ले जाते हैं। डुबरी में उसी सरकारी बंगले में ले जाते हैं जहां वो रहा करते थे। जज साहब कहते हैं कि इस बंगले को खोदिए, तलाशी लीजिए, क्योंकि यहीं आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। बंगले में पहुंचने पर जज राजखोवा उन 2 जगहों पर इशारा करते हैं जहां वो गड्ढे किए गए थे। गड्ढे को खोदा गया तो एक गड्ढे से 2 कंकाल और दूसरे गड्ढे से 2 और कंकाल, कुल 4 कंकाल मिल जाते हैं। उन कंकालों के साथ कुछ सैंडल और कपड़े भी मिलते हैं। जज उपेंद्र नाथ कहते हैं कि बेडरूम के बाहर वाले गड्ढे में उनकी बीवी और बड़ी बेटी की लाश है और जो सर्वेंट क्वार्टर के सामने बाथरूम के बाहर गड्ढा है उसमें उनकी दोनों छोटी बेटियों की लाश है। इसी के साथ जज कबूल कर लेते हैं कि चारों हत्याएं उन्हीं ने की हैं। मामले में जांच आगे बढ़ती है तो जज साहब के एक पुराने ड्राइवर उमेश का नाम सामने आता है। उमेश गुवाहाटी में जज साहब के घर पर रहा करता था और उनकी पत्नी और बेटियों के लिए गाड़ी चलाया करता था। बीच बीच में कभी जरूरत पड़ती थी तो जज साहब उमेश को अपने सरकारी बंगले पर भी बुला लेते थे, लेकिन उमेश ज्यादातर गुवाहाटी में रहता था। पुलिस को पता चलता है कि इन लाशों को ठिकाने लगाने में उमेश ने भी जज साहब की मदद की है। मामले में सुनवाई पूरी होती है। जिस कोर्ट में जज उपेंद्र नाथ राजखोवा एक जज की हैसियत से पता नहीं कितने फैसले आज तक सुना चुके थे, उसी कोर्ट में अब उनके खिलाफ फैसला आता है। अपनी बेटियों और पत्नी की हत्या के लिए जज राजखोवा को सजाए मौत सुनाते हैं। ये फैसला राजखोवा को मंजूर नहीं होता, इसीलिए इसके खिलाफ राजखोवा पहले तो ऊपरी अदालतों का रुख करते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं। लेकिन जज उपेंद्र नाथ को कोई भी राहत कहीं भी नहीं मिलती है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति भी उपेंद्र नाथ राजखोवा को माफ करने से साफ मना कर देते हैं। इसके बाद 14 फरवरी 1973 को उपेंद्र नाथ को फांसी पर लटका दिया जाता है। यानी जुर्म करने के 4 साल के अंदर तीनों अदालतें अपना फैसला सुनाती हैं। राष्ट्रपति रहम की अपील खारिज करते हैं और एक जज फांसी पर झूल जाता है। आपको बता दें कि ये देश के इतिहास में अब तक का इकलौता मामला है जहां एक जज को फांसी हुई है। इन 4 सालों के अंदर जज उपेंद्र नाथ से बार बार पूछा गया कि आखिर आपने अपनी पत्नी और तीनों बेटियों को क्यों मारा था, लेकिन इस दौरान एक भी बार उन्होंने इसकी वजह नहीं बताई और दिल दहला देने वाले इस अपराध की वजह आज भी एक राज बनी हुई है।
तो ऐसे ही तमाम स्टोरीज को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, क्योंकि हम आए दिन आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की बहुत ही खास, बहुत ही खौफनाक क्राइम स्टोरीज। साथ ही अपने जो व्यूज हैं इस केस को लेकर वो भी शेयर करना ना भूलिएगा हमसे। कमेंट सेक्शन पे बताइए कि आप इस केस को लेकर क्या कुछ सोचते हैं।